नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विक्रमादित्य खष्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो पश्चिमी चालुक्य वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, पश्चिमी चालुक्य वंश के और शासकों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग विक्रमादित्य खष्ट के बारे में पढ़ेंगे। विक्रमादित्य खष्ट जो है न कि पश्चिमी चालुक्य वंश का महत्वपूर्ण शासक है, बल्कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं विक्रमादित्य खष्ट के बारे में। विक्रमादित्य खष्ट का जो शासनकाल था एक बहुत लंबा शासनकाल था। लगभग इसने 50 सालों तक शासन किया था। 1176 से लेकर 1076 से लेकर 1126 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, विक्रमादित्य जो था वह सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था, यानी सोमेश्वर प्रथम का यह छोटा पुत्र था और सोमेश्वर द्वितीय का छोटा भाई था। बिल्हड़ कहता है, बिल्हड़ के बारे में आपको पता ही होगा। बिल्हड़ कहता है कि बिल्हड़ के विवरण से ये पता चलता है कि वह सोमेश्वर के पुत्रों में सबसे योग्य था, जिसके कारण सोमेश्वर उसे युवराज बनाना चाहता था, किंतु सोमेश्वर द्वितीय के रहते हुए यह संभव नहीं हो पाया। क्योंकि सोमेश्वर द्वितीय उसका बड़ा भाई था, इसलिए उसके रहते हुए विक्रमादित्य को जो है वह युवराज नहीं बनाया जा सका। ठीक है, विक्रमादित्य प्रारंभ में गंगवाड़ी और वनवासी का सामंत था। ठीक है, विक्रमादित्य जो था प्रारंभ में गंगवाड़ वनवासी का सामंत की हैसियत से शासन कर रहा था। प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी था। ठीक है, अनुकूल अवसर पाकर उसने कल्याणी के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अनुकूल अवसर पाकर वह कल्याणी के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और कहा जाता है कि एक हैदराबाद संग्रहालय में सुरक्षित 2 दानपत्र हैं। उसमें कहा गया है कि इस जो संग्रहालय में जो दानपत्र हैं उनके विवरण से में कहा गया है कि विक्रमादित्य ने अपने बाहुबल से सोमेश्वर से राजलक्ष्मी को ग्रहण कर लिया था। विक्रमादित्य ने बाहुबल से सोमेश्वर से राजलक्ष्मी ग्रहण कर लिया था। ठीक है, 1076 ईस्वी अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया। याद रखिएगा, अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया। वह जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। जिसे क्या कहता है? चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो अपने राज्यारोहण के समय विक्रमादित्य ने जो है चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। इतिहास में वह विक्रमादित्य खष्ट के नाम से प्रसिद्ध है और विक्रमादित्य ने 51 वर्षों के शासनकाल में इसी संवत का प्रयोग किया। ठीक है, चालुक्य विक्रम संवत का ही उसने जो 51 वर्ष शासन किया, इसी संवत का उसने प्रयोग किया। और इसके बाद भी करीब 50 वर्षों तक यदा इस संवत का प्रयोग होता रहा। मतलब उसके अपने शासनकाल के 51 वर्षों में प्रयोग तो किया ही किया, इसके बाद भी वह लगभग 50 वर्षों तक इस संवत का प्रचलन चलता रहा। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इस संवत की निश्चित तिथि जो है 11 फरवरी 1076 को पड़ती है। अब देखिए विक्रमादित्य जो सबसे पहला उसका सामना किससे हुआ? उसका सामना हुआ एक अपने ही वंश के एक राजकुमार से, जिसका जयसिंह का विद्रोह। कहा जाता है विक्रमादित्य खष्ट के राज्यारोहण के बाद चोल चालुक्य संघर्ष कुछ काल तक रुक गया। उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा और 1083 ईस्वी में उसके छोटे भाई जयसिंह द्वितीय ने विद्रोह कर दिया। कौन? इसका ही छोटा भाई था, विक्रमादित्य का ही छोटा भाई था जयसिंह तृतीय ने 1083 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। प्रारंभ में दोनों के संबंध अच्छे थे और सोमेश्वर द्वितीय के साथ युद्धों में जयसिंह ने जो है विक्रमादित्य का ही साथ दिया था। सिंहासन प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य ने जयसिंह को वनवासी का उपराजा बनाया था। जयसिंह को कहाँ का बनाया था? वनवासी का उपराजा बना दिया था। उसके अधिकार में वेलबोन, पुलगिरे, कंदूर के भी प्रांत थे।
लगता है जयसिंह इतने से संतुष्ट नहीं हुआ तथा उसने सम्राट बनने की योजना बनाने लगा। ठीक है, जयसिंह को वनवासी दिया गया था। वनवासी के अंतर्गत बेलबोन, फूलेगिरी, कंदूर के भी प्रांत थे। ठीक है, जयसिंह तृतीय कौन था? जयसिंह तृतीय जो था ये विक्रमादित्य का ही छोटा भाई था और वह इस छोटे से जो उसको छोटा सा राज्य का उपराजा बनाया गया था वह उससे खुश नहीं हुआ। ठीक है, और वह राजा सम्राट बनने की योजना प्रारंभ कर दी थी। बिल्हड़ ने घटनाक्रम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। बिल्हड़ जो था इसका दरबारी कवि था आपका विक्रमादित्य खष्ट का, उसने इस घटना का, जयसिंह तृतीय के विद्रोह की घटना का अपने ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। विक्रमादित्य के एक विश्वासपात सलाहकार ने उसे मिलकर जयसिंह की गतिविधियों के विषय में बताते हुए कहा कि वह धर्म का मार्ग त्याग कर प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहा है। जयसिंह के बारे में कहा गया कि वह धर्म का मार्ग त्याग कर प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है, अटवी यानी जंगली जातियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर रहा है। उसने द्रविड़ राजा के पास उपहारों सहित अपने दूत भेजकर उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया है। वह शीघ्र ही विक्रमादित्य के ऊपर आक्रमण करना चाहता है। ठीक है, उसके सलाहकार यानी विक्रमादित्य खष्ट के सलाहकार ने कहा कि वह धर्म का मार्ग त्याग कर प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहा है और अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है, जो अटवी या जंगली जातियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर रहा है। उसने द्रविड़ राजा के पास उपहारों सहित अपना दूत भेजकर उसे अपने ओर मिलाने का प्रयास किया है तथा वह शीघ्र ही विक्रमादित्य के ऊपर आक्रमण करना चाहता है। विक्रमादित्य ने क्या किया? विक्रमादित्य ने अपने गुप्तचरों को भेजकर जयसिंह के विद्रोही कार्रवाइयों की पुष्टि की। जब इस बात की उसको सूचना मिली कि जयसिंह तृतीय उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता है, उसका छोटा भाई उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता है, तो वो पहले कन्फर्म करना चाहता है कि इसमें क्या सच्चाई है। इस सच्चाई को जानने के लिए उसने अपने गुप्तचरों को भेजा। ठीक है, गुप्तचर गए, जयसिंह की गतिविधियों का पता लगाकर अपने राजा विक्रमादित्य को बताया कि नहीं, ये बात सच है। ठीक है, जयसिंह के विद्रोह का समाचार सुनकर विक्रमादित्य को हार्दिक क्लेश पहुंचा। उसने अंत तक अपने भाई को मनाने का प्रयत्न किया, किंतु जयसिंह ने इसे कमजोरी समझा। विक्रमादित्य अपने भाई को मनाने का प्रयास किया कि भाई मान जाओ, युद्ध मत करो, लेकिन जयसिंह जब उससे मनाने का प्रयास किया गया तो वह विक्रमादित्य की कमजोरी समझा। ठीक है, वह एक सेना लेकर युद्ध के उद्देश्य से कृष्ण नदी के तट तक आ पहुंचा। वह अनेक मांडलिक सामंत जो उसके साथ मिल गए। उसकी सेना ने जनता को आतंकित करना, लूटना, बंदी बनाना प्रारंभ कर दिया। किसकी सेना ने? जयसिंह की सेना ने। ठीक है, जयसिंह की सेना कृष्णा नदी तट तक आ पहुंचा और उसके अनेक सामंत उसके साथ मिल गए और उसकी सेना ने जनता को आतंकित करना, लूटना, बंदी बनाना प्रारंभ कर दिया। विक्रमादित्य के पास प्रतिरक्षा में हथियार उठाने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। ठीक है, जो विक्रमादित्य था अब उसके पास अंतिम लक्ष्य यही बचा था कि अब वह क्या करे कि अपनी रक्षा करे, प्रतिरक्षा में अपने राज्य की रक्षा करे। उसने हथियार उठाने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, वह भी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। प्रारंभ में जयसिंह की गज सेना को कुछ सफलता मिली, किंतु अंततः विक्रमादित्य की स्थिति संभाल ली और युद्ध में जयसिंह पराजित हुआ और भाग गया। ठीक है, वह बंदी बनाकर विक्रमादित्य के समक्ष लाया गया। कौन? जयसिंह। और बिल्हड़ के विवरण से पता चलता है विक्रमादित्य ने उसकी प्रति उदारता का व्यवहार किया और स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला जुला के जयसिंह के साथ जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जयसिंह तृतीय पराजित हुआ और जब जयसिंह तृतीय को विक्रमादित्य के समक्ष लाया गया तो जयसिंह ने क्या किया, विक्रमादित्य ने जयसिंह को माफ़ कर दिया और स्वतंत्र कर दिया। अगला विक्रमादित्य खष्ट का युद्ध किसके साथ होता है? होयसलों के साथ होता है। होयसलों के साथ युद्ध होता है। जयसिंह से निपटने के पश्चात विक्रमादित्य को होयसलों के संकट का सामना करना पड़ा। होयसल पहले चालुक्यों के अधीन थे। होयसल कौन थे? पहले चालुक्यों के अधीन थे और उनका राज्य चालुक्यों और चोलों के राज्यों के बीच था। जो होयसल थे वह चालुक्य और चोलों राज्यों के बीच एक तटस्थ या बफर स्टेट के रूप में स्थापित थे।
उनकी राजधानी सोसेबूर या द्वार समुद्र में थी। विक्रमादित्य के समकालीन होयसल शासक कौन था? विनयादित्य, उसके पुत्र एरेयंग, एरेयंग के पुत्र बल्लाल प्रथम और विष्णुवर्धन। ये विनयादित्य, एरेयंग और बल्लाल प्रथम, विष्णुवर्धन, ये जो 4 राजा थे ये किसके समकालीन थे? ये आपके विक्रमादित्य के समकालीन थे। और विनयादित्य और उसके पुत्र एरेयंग ने चोलों के विरुद्ध युद्ध में विक्रमादित्य की सहायता किया था। प्रारंभ में विनयादित्य और उसके पुत्र जो एरेयंग थे चोलों के विरुद्ध युद्ध में विक्रमादित्य की सहायता की थी, किंतु शांतिपूर्वक और धीरे धीरे वे अपनी शक्ति का विस्तार भी करते रहे। और बल्लाल प्रथम के समय तक उनका राज्य काफ़ी बढ़ गया था, किंतु अब होयसल चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करते रहे। अब भी जो होयसल जो थे चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, जो अपने राज्य का विस्तार भी कर रहे थे और उनकी चालुक्यों की अधीनता भी स्वीकार करते थे। बल्लाल की उपाधि त्रिभुवन मल्ल की मिलती है। बल्लाल की जो उपाधि है त्रिभुवन मल्ल की मिलती है और इससे सूचित होता है कि विक्रमादित्य का वह सामंत था। बल्लाल क्या था? इस उपाधि से यही सूचित होती है कि विक्रमादित्य जो था वह किसका सामंत था? वह विक्रमादित्य का सामंत था। त्रिभुवन मल्ल की जो उपाधि मिलती है बल्लाल की, उससे यही सूचित होता है कि विक्रमादित्य का सामंत त्रिभुवन मल्ल था। और किंतु उसके छोटे भाई बिट्टिक ने, जो बाद में विष्णुवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसका छोटा भाई था। किसका? बल्लाल का छोटा भाई जो था बिट्टिक, जो बाद में विष्णुवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के समय में स्थिति बदल गई तथा होयसलों ने चालुक्यों की दासता का जुआ उतार फेंका। होयसलों ने अब क्या किया? बिट्टिक के समय यानी विष्णुवर्धन के समय चालुक्यों की दासता का जुआ उतार फेंका और विष्णुवर्धन ने इस वंश को स्वतंत्र कर लिया। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। 1016 ईस्वी में उसने गंगवाड़ी के चोल प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया। उसने चोल प्रांत पर अधिकार कर लिया। पांड्यों कदम्बों का सहयोग प्राप्त किया। उत्तर में कृष्णा नदी के चालुक्य राज्य को जीत लिया। विक्रमादित्य ने जब विष्णुवर्धन की धृष्टता के विषय में सुना तो अत्यंत क्रुद्ध हुआ। जब विष्णुवर्धन ने इन सारी विजयों को कर रहा था और पांड्यों कदम्बों के साथ सहयोग प्राप्त किया और कृष्णा नदी तक के चालुक्य राज्य को जीत लिया, इस बात का जब विक्रमादित्य को पता चला तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। कौन? विक्रमादित्य। ठीक है। उसने अपनी सेनापति जगददेव जो मालव नरेश उदयादित्य का पुत्र था के नेतृत्व में एक सेना उसका सामना करने के लिए भेजा। होयसल लेखों से पता चलता है कि विष्णुवर्धन और जगददेव सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है। विष्णुवर्धन और जगददेव के सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह दावा किया गया कि विष्णुवर्धन ने जगददेव की सेना में ऐसा कोहराम मचाया कि संपूर्ण संसार अचंभित रह गया। वह अपने सप्तांग राज्य को खो बैठा। ठीक है। कहा जाता है कि विष्णुवर्धन ने जगददेव की सेना में इतना कोहराम मचाया कि वह संपूर्ण संसार अचंभित रह गया। वह अपने सप्तांग राज्य को खो बैठा। ठीक है। किंतु यह विवरण अतिरंजित लगता है। वास्तविकता यह लगती है कि पहले युद्ध में विष्णुवर्धन को कुछ सफलता मिली होगी, जिससे उसका उत्साह और बढ़ गया। अब विक्रमादित्य स्वयं इस युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। जब देखा स्थिति बिगड़ रही है तो इसको संभालने के लिए विक्रमादित्य स्वयं इस युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। सर्वप्रथम उसने पांड्यों कदम्बों को अपनी ओर मिला लिया। जो पांड्य और कदम जो विष्णुवर्धन की तरफ थे, उसने क्या किया? सर्वप्रथम उसने पांड्यों और कदम्बों को अपनी ओर मिलाया। तत्पश्चात उसने विष्णुवर्धन की सेनाओं के साथ कई युद्ध करने पड़े। श्रवणबेलगोला के लेख से पता चलता है कि विष्णुवर्धन के सेनापति ने विक्रमादित्य की सेनाओं पर, जिसका नेतृत्व 12 सामंत कर रहे थे, कर्णेगल में रात्रि के समय जोरदार आक्रमण कर उसकी सेना और सामग्रियों को भारी क्षति पहुंचाई। ठीक है। विष्णुवर्धन का जो सेनापति ने विक्रमादित्य की सेनाओं पर, जिसका नेतृत्व 12 सामंत कर रहे थे, ठीक है, कर्णेगल में जो रात्रि के समय जोरदार आक्रमण करके उनकी सेना तथा सामग्रियों को भारी क्षति पहुंचाई। किंतु बाद में चालुक्यों को सफलता मिली और विक्रमादित्य ने विष्णुवर्धन को क्या किया? विक्रमादित्य ने विष्णुवर्धन को परास्त कर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। ठीक है। एक बार कभी विष्णुवर्धन भारी पड़ता था चालुक्यों पर और कभी
विक्रमादित्य, लेकिन अंततः ये हुआ विक्रमादित्य ने विष्णुवर्धन को परास्त करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने विष्णुवर्धन के सहायकों को भी दंडित किया। इसके बाद उसने विष्णुवर्धन के सहायक जो थे उनको भी दंडित किया। गोवा पर आक्रमण करके उसे लूटा गया, वहाँ आग लगा दी गई। ये काम विक्रमादित्य के समय हुआ। ठीक है। होयसलों के विरुद्ध युद्ध में उसने अपने सामंत जगतदेव और अचुगी द्वितीय से बहुत सहायता मिली थी। होयसलों के विरुद्ध युद्ध में उसके अपने सामंत जो थे जगतदेव और अचुगी द्वितीय से बहुत सहायता मिली थी। और सिंध लेख में विक्रमादित्य की सफलता का विवरण मिलता है। सिंध लेख में, किस लेख में? सिंध लेख में विक्रमादित्य के इस सफलता का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और कहा जाता है कि जिसके अनुसार सार्वभौम सम्राट विक्रम के आदेश से रणसिंह प्रखर किरणों वाले तप्त सूर्य के समान अचुगी ने होयसलों को बाहर निकाल दिया, गोवा पर अधिकार कर लिया, लक्ष्मण की युद्ध में हत्या कर दी, पांड्यों का वीरता के साथ पीछा किया, मेलपों को तितर बितर कर दिया, कोंकणों को घेर लिया। देखिए सिंध लेख में ये कहा गया है कि सार्वभौम सम्राट विक्रम के आदेश से रणसिंह प्रखर किरणों वाले तप्त सूर्य के समान अचुगी ने होयसलों को बाहर निकाल दिया, गोवा पर अधिकार कर लिया, लक्ष्मण की युद्ध में हत्या कर दी, पांड्यों के वीरता के साथ पीछा किया, मेलपों को तितर बितर कर दिया, कोंकणों को घेर लिया। ठीक है। अचुगी के पुत्र पुरमादिदेव के विषय में वर्णित है कि उसने पृथ्वी के सबसे भयंकर होयसल राजा को शक्तिविहीन कर दिया और सदा अपराजय रहने का यश प्राप्त किया। यह उपद्रवी बिट्टिग विष्णुवर्धन के पहाड़ी दर्रों तक जा पहुंचा और उसे लूटा, द्वार समिंद को घेर लिया और बेलूपुर तक लगातार उसका पीछा करता रहा। बेलूपुर पर उसने अधिकार कर लिया। पिम्मा राजा अपनी तलवार से उसे खदेड़ते हुए वाहड़ी के दर्रे तक पहुंच गया। सभी बाधाओं को पार कर संसार में यश अर्जित किया। ये देखिए, ये जो सिंध अभिलेख है इसमें ये काव्यात्मक भाषा में कहा गया है। ठीक है। 1022 में हसलूर नामक स्थान पर चालुक्य और होयसल सेनाओं का युद्ध में, जिसमें गंग नरेश चालुक्य की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। और इसी प्रकार होसवीडू नामक स्थान पर हुए एक अन्य विजयश्री चालुक्यों को मिली थी। ठीक है। होसवीडी नामक स्थान पर हुए एक अन्य में विजयश्री जो है चालुक्यों को मिली थी। 1122-23 ईस्वी में विक्रमादित्य को जयंतीपुर और वनवासी के एक स्कंदावार में देखते हैं। ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है में देखते हैं उसने दक्षिण में होयसलों के विरुद्ध मोर्चा स्वयं संभाला। अंततः गोत्वा होयसल पराजित हुए। इस प्रकार विष्णुवर्धन की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं पर पानी फिर गया। विक्रमादित्य के जीवन काल तक उसकी अधीनता में रहने के लिए विवश हो गया। होयसल अपनी विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने विष्णुवर्धन की उपाधि धारण की। ठीक है, याद रखिएगा। अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में जो है विक्रमादित्य खष्ट ने जो है कौन सी उपाधि धारण की? विष्णुवर्धन की उपाधि धारण की। ठीक है। अब उसका जो अगला अभियान होता है वह मालवा के विरुद्ध अभियान होगा। किसके विरुद्ध होगा? मालवा के विरुद्ध अभियान होगा। और कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने मालवा के परमारों के विरुद्ध भी अभियान किया। उसके राज्यारोहण के पहले ही मालवा में उत्तराधिकार के युद्ध तथा गुजरात के चालुक्यों और मध्य भारत के चेदियों के आक्रमण के कारण मालवा में अराजकता फैली हुई थी। ठीक है। उसके राज्यारोहण के पहले ही मालवा में उत्तराधिकार के युद्ध और गुजरात के चालुक्यों और मध्य भारत के चेदियों के आक्रमण के कारण मालवा में क्या हुआ? अराजकता फैली हुई थी। भोज की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य ने अपने पिता के कहने पर मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप किया। विक्रमादित्य ने अपने पिता के कहने पर मालवा राजनीति में हस्तक्षेप किया और वहाँ उसके पुत्र जयसिंह को राजा बनाया। जयसिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी उदयादित्य हुआ, जो विक्रमादित्य का समकालीन शासक था। विक्रमादित्य का समकालीन शासक कौन था? उदयादित्य था। ठीक है। परमार वंश का जो राजा था और विक्रमादित्य का समकालीन था। ठीक है। पहले विक्रमादित्य ने उससे संबंध ठीक थे, बाद में बिगड़ गए। फलस्वरूप विक्रमादित्य ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। रायवाग लेख से पता चलता है कि विक्रमादित्य ने उदयादित्य की शक्ति का विनाश कर डाला और धारा नगरी को भस्म कर दिया। ठीक है। किसके? रायवाग लेख से पता चलता है कि विक्रमादित्य ने उदयादित्य की शक्ति का विनाश कर डाला और धारा नगरी को क्या किया? भस्म कर दिया। उदयादित्य संभवतः युद्ध में मारा गया और उसके 3 पुत्र थे उदयादित्य के, लक्ष्मण देव, नरवर्मा और जगतदेव।
कुछ विद्वान लक्ष्मण देव और जगत देव को एक ही मानते हैं। उदयादित्य के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। जब उदयादित्य जब मर गया, उसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। इसमें विक्रमादित्य ने जगत देव का समर्थन किया। विक्रमादित्य ने किसका समर्थन किया? जगत देव का समर्थन किया। उसने एक सेना मालवा में पुनः भेजकर उसे राजा बनवा दिया। बाद में दोनों में संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण हो गए, जिसके फलस्वरूप विक्रमादित्य ने जगत देव को अपने पास बुलवा लिया। अब मालवा के परमारोह के बाद अब इसका किसके साथ युद्ध होता है? वेंगी का अधिकरण। वेंगी के चालुक्य थे। होयसलों के विरुद्ध अपने संघर्ष के साथ ही साथ विक्रमादित्य वेंगी के प्रश्न पर चोल नरेश कुलोतुंग के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भी सोचता रहा। ठीक है, जो इधर होयसलों के साथ संघर्ष चल ही रहा था, इसके साथ वह भी चोल नरेश कुलोतुंग के विरुद्ध भी युद्ध करने के लिए सोच रहा था। कहा जाता है विजयादित्य की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक कुलोतुंग के पुत्रों ने वेंगी के पर उपराजाओं के रूप में शासन किया। ठीक है, तो विजयादित्य की मृत्यु हो गई, वेंगी का शासक था, और कुलोतुंग के जो पुत्र थे वो वेंगी पर उपराजाओं के रूप में शासन करते थे। 1092-93 में विक्रम चोल ने वेंगी की गद्दी संभाली। उसके बाद दक्षिणी कलिंग का शासक जो वेंगी के अधीन था ने विद्रोह कर दिया और उसकी सहायता कोलनु या कोलेर झील के सामंत ने की। यद्यपि विक्रम चोल इस विद्रोह को कुचल दिया और उसके राज्य में अशांति फैल गई और संभवतः इसे भड़काने में विक्रमादित्य का ही हाथ रहा। इन दोनों के बीच युद्ध का विवरण प्राप्त नहीं होता है, परंतु 1088 में कुलोतुंग ने वेंगी पर अपने शासक विक्रम चोल को वापस बुला लिया। 1018 ईस्वी में कुलोतुंग ने वेंगी से अपने शासक विक्रम चोल को वापस बुला लिया। इसके साथ ही वेंगी में अराजकता फैल गई। विक्रमादित्य ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसके सेनापति अनंतपाल ने वहां का शासन संभाल लिया। ऐसा प्रतीत होता है वेंगी पर अधिकार करने के पूर्व अनंतपाल को वहां के चोल उपराजा उसके सामंतों के साथ कड़ा संघर्ष करना पड़ा। 1115 ईस्वी में द्रक्षाराम अन्य तेलुगु प्रदेशों पर चालुक्य संवत की तिथि वाले लेख मिलने लगते हैं। इसी समय हम वेंगी राज्य के कुछ अन्य भागों में भी विक्रमादित्य के सेनापति को शासन करते पाते हैं। 1027 ईस्वी में कोंडपल्ली कृष्णा जिला में अनंतपाल का भतीजा गोविंद दंड नायक शासन कर रहा था। ज्ञात होता है कि वहां अधिकार करने के पूर्व उसे चोल राजा और उसके सहायकों के साथ घोर युद्ध करना पड़ा। द्राक्षाराम के लेखों में चालुक्य विक्रम संवत 57 1032-33 ईस्वी तक की तिथियां अंकित मिलती हैं। एक लेख में कोल्लीपाके के शासक मल्ल का पुत्र नंबीराज अपने को खंड सहस्त्रदेव का सामंत कहता है। स्पष्टतः यह चालुक्यों से ही तात्पर्य है। पीठापुरम से प्राप्त 1202 ईस्वी के लेखों में बताया गया है कि कुलोतुंग ने 50 वर्षों तक पंच द्रविड़ों तथा आंध्र पर शासन किया। तत्पश्चात विक्रम चोल दक्षिण में चोल राज्य में शासन करने के निमित्त चला गया। वेंगी में अराजकता फैली। अतः स्पष्ट है विक्रमादित्य काल में वेंगी से चोल शक्ति का अंत हो गया और उसका वहाँ पर अधिकार स्थापित हो गया। अब इन चोलों परमारोह वेंगी के साथ युद्ध के साथ अब उसका अन्य राजाओं पर विजय किया था। कहा जाता है कि उसके ने कोंकण प्रदेश पर विजय किया था और पांड्य कामदेव विक्रमादित्य के सामंत के रूप में शासन करता था। करहाटक के शिलाहार, नासिक के यादव, अनुकोंड के काकती से भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। और कुछ बाद के लेखों में विक्रमादित्य को कश्मीर, नेपाल, सिंध, गुज्जर, आभीर, तुरुस्क, मरु, वंग, विदर आदि को जीतने वाला बताया गया है। बिल्हण ने भी इसे मलय पर्वत और चोल, परमार, गौड़, काम, रूप, केरल, कांची, वेंगी, चक्रकूट आदि का विजेता बताया गया है। विज्ञानेश्वर भी कहता है कि यह हिमालय से लेकर रामेश्वरम तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक वह सार्वभौम शासक था। बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर इसके दरबारी कवि थे। ठीक है, किंतु यह विवरण नितांत अतिरंजित है, अतः हमें अक्षरशः इन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार विक्रमादित्य एक शक्तिशाली शासक था। उसकी राजधानी कल्याणी में थी। वह प्राय राजधानी से बाहर भी रहता था। ठीक है, और कल्याणी के बाद अनंतपुर या वनासी नगर का महत्व था। इसके अतिरिक्त पोनगुप्पे, इतगिरी, पोट्टल,
पुट्टलकेरे, वालकुंडे, मान्यकेर, जननाथपुरम आदि नगरों का भी सम्राट के अस्थायी निवास स्थान के रूप में उल्लेख मिलता है। मतलब कल्याणी के अतिरिक्त वह इन स्थानों पर भी अस्थायी रूप से रहता था। वह एक कुशल योद्धा और साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ साहित्य और कला का महान उन्नायक था। ठीक है। और बिल्हड़ के अनुसार उसने सभी लिपियों का ज्ञान था। याद रखिएगा, बिल्हड़ कहता है उसे सभी लिपियों का ज्ञान था। वह कवि और एक अच्छा वक्ता भी था। इसे योग्य सेना नायकों, सामंतों, विद्वानों की सेवाएं प्राप्त थी। इनमें अनंतपाल, गोविंद, नामविदंडाधीश, नारायण, वामन, लक्कन, कालिदास, सुरेश्वर पंडित, सोमेश्वर आदि के नाम उल्लेख मिलते हैं। ठीक है। और अनंतपाल उसके सबसे अधिक विश्वास पात्र व्यक्तियों में से थे, जिसका उल्लेख कई लेखों में प्राप्त होता है। पहले वह पुलगिरे तथा वेलोल का शासक बताया गया है। कालांतर में उसका पद और प्रतिष्ठा बढ़ती गई। ठीक है। और कहा जाता है कि उसने वनवासी का भी शासक बना। और गोविंद उसका भांजा था, जिसकी गणना एक प्रमुख सेनापति के रूप में होती थी। उसे चोल देश को विजित कर धन और हाथियों को छीनने का श्रेय भी दिया जाता है। गोविंद उसका भांजा था। ठीक है। नम्बिदंडाधिय, नारायण, वामन, लक्कन, ये सभी अनंतपाल के भाई थे। ये सभी योग्य सेनापति थे और विक्रमादित्य की सेवा में सदैव उपस्थित रहते थे। सोमेश्वर भी एक महत्वपूर्ण सेनापति था। उसकी वीरता की प्रशंसा गडग लेख में मिलती है। इस प्रकार सभी मंत्री और सेनापति शूरवीर होने के साथ साथ विद्वान भी थे। विक्रमादित्य की कई रानियां भी थी, इनमें कुछ ने शासन कार्य में भाग लिया। लक्ष्मी महादेवी दंबल 18 अग्रहारों पर शासन करती थी। मलयमती देवी किरिय करेयूर के अग्रहार का प्रशासन देख रही थी। श्यामल देवी नरेयंगल अग्रहार की शासिका थी। इसी प्रकार जकला देवी इंगुडिगे ग्राम मैलल महादेवी कणवल्ले में शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था। विक्रमादित्य ने अपने नाम पर विक्रमपुर नामक नगर बसाया था। भगवान विष्णु का एक मंदिर, एक विशाल झील का भी निर्माण करवाया था। उसने अनेक तमिल ब्राह्मणों को अपने राज्य में रखा था, उन्हें भूमि दान में दिया था। निर्गुण दान पत्र से पता चलता है कि 1027 में जब वह कल्याणी में था, उसने 500 तमिल ब्राह्मणों को निर्गुण का पूरा गांव दान में दे दिया था। उन्हें 36 वर्षों बाद उन्हें एक दूसरा गांव भी दान में दिया गया। इससे सूचित होता है कि उसके मन में तमिल देश के ब्राह्मणों के प्रति काफ़ी लगाव था। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला यह कि उसकी एक पटरानी चोल वंश की कन्या थी और दूसरा कि वह अपने प्रतिद्वंदी चोल शासक कुलोतुंग से धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था। वह अपने शासन के 22वें वर्ष में उसने तुंगभद्रा नदी के तट पर एक मंदिर और दूसरी संस्था के लिए दान दिया। नर्मदा के तट पर तुला पुरुष दान दिया। 1005 ईस्वी में उसने चंद्रा देवी के तट पर उसने अन्य दान दिए। उसने समकालीन दो राजाओं ओमरा शिवदेव, अनंत शिवदेव के नाम लेखों में मिलते हैं। उसकी राज्यसभा में भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विक्रमादेव चरित रचयिता कल्हड़ और बिल्हड़ रहते थे। ठीक है। विक्रमादेव चरित के रचयिता जो थे बिल्हड़ और मिताक्षरा के लेखक जो थे विज्ञानेश्वर उसके निवास करते थे। बिल्हड़ उसका राजकवि थे और मूलतः कश्मीर के निवासी थे। बिल्हड़ कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे। उनके पिता का नाम ज्येष्ठ कलश मिलता है और उनकी माता का नाम नागा देवी मिलता है। विद्या अध्ययन के पश्चात वे देशाटन के लिए यानी देश भ्रमण के लिए निकले और मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, काशी, अनिहलवाड़ आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए अंततोगत्वा वे कल्याणी पहुँचे। विक्रमादित्य ने उन्हें अपना सभा पंडित बनाया और स्वयं उन्हें विद्यापति की उपाधि दी। बिल्हड़ को उसने क्या उपाधि दी? विद्यापति की उपाधि से अलंकृत किया। अपनी रचना में विक्रमादित्य के उदात्त चरित्र का चित्रण किया। उसके अनुसार विक्रमादित्य के राज्य में सुख, शांति, समृद्धि व्याप्त थी। प्रजा संतुष्ट थी। सर्वत्र सुरक्षा का वातावरण था। लोग रात में अपने घरों के दरवाजे बंद करने की परवाह नहीं करते थे। उसने राम राज्य की पुनः स्थापना की। विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य के मंत्री थे। विज्ञानेश्वर कौन था? वह विक्रमादित्य के मंत्री थे। उन्हें अपने शासक और उसकी राजधानी की काफ़ी प्रशंसा की। उन्होंने अपने शासक और उसकी राजधानी की काफ़ी प्रशंसा की है। विज्ञानेश्वर ने कहा है कि विक्रमादित्य जैसा महान राजा, कल्याण जैसा नगर और विज्ञानेश्वर जैसा विद्वान न तो कभी हुए हैं और न भविष्य में होंगे। विक्रमादित्य ने 50 वर्षों तक शासन किया
और शीघ्र दीर्घकालीन शासन में चतुर्दिक शांति और सुव्यवस्था के फलस्वरूप साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। ज्ञात होता है कि उसने लंका के शासक विजयबाहु के दरबार में उपहारों के साथ 1076-77 में अपना एक दूत भेजकर उसे मैत्री संबंध स्थापित किया। लंका के शासक विजयबाहु, याद रखिएगा, विजयबाहु के दरबार में, लंका के जो शासक विजयबाहु के दरबार में उपहारों के साथ 1076-77 में अपना एक दूत भेजकर उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। उसकी मृत्यु 1026 ईस्वी में हुई। किसकी? विक्रमादित्य की मृत्यु जो है 1026 में हुई। कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कहा जा सकता है। यहीं पे आपका विक्रमादित्य खष्ट समाप्त हुआ। अब 2-3 छोटे राजा पश्चिमी चालुक्य वंश में बचे हुए हैं, एक ही लेक्चर में हो जाएगा। और हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।